हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं लोक विकास और पर्यावरण, पीपुल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का हमारा जो अगला टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे आज वीडियो लेक्चर में रियो समिट को देखेंगे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसको बोलते हैं या फिर पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को भी देखेंगे, है ना, जैव विविधता पर जो सम्मेलन हुए हैं इन सब चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। कब लागू हुआ, कब से ये प्रभाव में आया है और क्या क्या प्रोविजंस है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के में और क्या क्या देखने वाले हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ समिट जिसको बोलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखेंगे हम रियो शिखर सम्मेलन के, जहाँ पर अर्थ समिट को ही क्या बोलते हैं, रियो शिखर सम्मेलन ना, इसके महत्वपूर्ण परिणाम देखेंगे, क्या क्या वहाँ से रिजल्ट निकला है जो कि 1992 में हुआ था। रिजल्ट ऑफ द रियो समिट, रियो शिखर सम्मेलन के परिणाम भी देखने वाले हैं। UNFCCC के बारे में जानेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पूरा डिटेल में समझेंगे। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को भी समझेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल को देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है, इनसे रिलेटेड। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक करके एक एक पॉइंट को। सबसे पहले देखते हैं कि रियो समिट जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन लाने से पहले का जो पृष्ठभूमि क्या था, बैकग्राउंड क्या था, उसको समझ लेते हैं। तो पहली बार विश्व के द्वारा पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ध्यान जाने के लिए बाद यूनाइटेड नेशंस जो संयुक्त राष्ट्र है ना, उनका ध्यान जाता है किसमें, पर्यावरण मुद्दों पर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहली प्रथम बार यूनाइटेड नेशन द्वारा 1972 में, इस चीज़ का याद रखेंगे, 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट का आयोजन किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1972 में स्टॉकहोम में मुद्दा क्या था, तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस किया जाता है। जो भी पर्यावरण के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए, पर्यावरण के नुकसान जो हो रहा है उनके लिए क्या किया जाता है, एक सम्मेलन किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इसमें मानव पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु विश्व के लोगों को एक साझा दृष्टिकोण एवं एक साझा सिद्धांत अपनाने को कहा जाता है। इसमें डिसाइड किया जाता है कि आपको पर्यावरण को बचाना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक साझा दृष्टिकोण अपनाना होगा, है ना। देख लेते हैं, इसी में लिखा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, कहाँ पर, इन स्टॉकहोम 1972 में, ठीक है। इसमें यही बोला जाता है कि प्रिंसिपल हमें इंप्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन को लेकर के ह्यूमन इन्वायरमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसी के आगे का प्रोसीजर जब हम देखेंगे तो रियो समिट आता है ना, इसलिए हम बैकग्राउंड में थोड़ा सा बता दिया यहाँ पर। अब देखते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन जो स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ, अब देखिए 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, अभी हमने देखा, इसकी 20वीं वर्षगांठ मतलब 20 साल बाद, मतलब 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। समझ में आ गया। 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन किया जाता है, पर्यावरण को कैसे बचाना है बोल के, है ना। उसके बाद उसके 20वीं वर्षगांठ पर 20 साल बाद 1992 में आपको रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील का एक शहर है वहां पर एक समिट किया जाता है जिसको बोलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसी कारण इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, रियो समिट भी कहा जाता है। तो अब समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड क्या था, 1972 का जो डिस्कशन हुआ था उसका ही बैकग्राउंड है, वही पृष्ठभूमि को आगे करके 1992 में इसको आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। कौन करता है इसको, UNEP। UNEP क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियो लेक्चर में भी समझेंगे। अलग अलग जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करता है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है ना। अब देखते हैं आगे। अब आते हैं रियो समिट या फिर अर्थ समिट जिसको हम बोलते हैं, या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसको बोलते हैं, ये सब चीज एक ही का नाम है, ठीक है। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो UN, अभी ऊपर में हमने देखा ना UNCE, देख यहाँ पे लिखा है UNCED, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म क्या होता है नीचे में लिखा भी है, जिसे क्या 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 बोलते हैं, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी उसी को बोलेंगे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन, सब एक ही नाम है, ठीक है। रियो समिट का ही सब नाम है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED आल्सो नोन एज, ये सब चीजें, ठीक है। अब देखो कब होता है ये, तो 3 से लेकर के 14 जून, 3 से लेकर के 14 जून तक रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में आयोजित एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। कब हुआ था, 1992 में। तो पहला चित्र समझ में आ गया होगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ है, 1992 में। डेट क्या है,
3 से लेकर के 14 जून के बीच। ठीक है, ये हो गया शिखर सम्मेलन होता है। उसके बाद इसमें 172 सरकारों ने भाग लिया था। खैर डाटा आपको ये सब याद नहीं रखना है कि कितने गवर्नमेंट ने यहाँ पे भाग लिया था, रफली बताने के लिए, है ना। 172 सरकारों ने भाग लिया था, 167 ने भी अपने से अधिक अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों या फिर शासन अध्यक्षों को भेजा था। तो लोग अलग अलग यहाँ के अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देश से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर शामिल हुए थे, और कुछ कुछ अलग अलग विदेश मंत्री जिनको बोलते हैं ना, फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल हुए थे। अर्थ समिट वाज मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, जिसमें जैसे कि मैंने बताया 3 to 4 जून 1992 में हुआ था, और डिफरेंट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट किए थे, गवर्नमेंट। ठीक है, एट क्लियर। ये तो हो गया 1992 का नॉर्मल चीज। अब यहाँ पर क्या क्या चीज हुआ इस सम्मेलन में, क्या क्या रिजल्ट मिला, क्या क्या परिणाम मिले, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो डेट आपको पता होना चाहिए कि रियो समिट, अर्थ समिट कब हुआ था। तो 1992 3 to लेकर के 14 जून। अब देखते हैं महत्वपूर्ण परिणाम देखते हैं इसके। तो रियो शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, उसके परिणाम क्या थे। तो इस शिखर सम्मेलन ने निम्नलिखित दस्तावेजों का विकास किया। तो 3 टाइप के डेवलपमेंट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, 3 डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलता है हमें। एक मिलता है पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा, तो हमें रियो डिक्लेरेशन मिलता है जो इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की बात करता है। सेकंड दिखता है हमें एजेंडा 21। क्या दिखता है एजेंडा 21, इसके बारे में भी समझेंगे। और लास्ट में दिखता है वन सिद्धांत, फॉरेस्ट प्रिंसिपल। तो ये 3 डॉक्यूमेंट रियो शिखर सम्मेलन के बाद पब्लिश होता है। मतलब रियो जो शिखर सम्मेलन हो रहा है उसमें डिस्कशन होता है बहुत सारे देशों के बीच, और ये 3 डॉक्यूमेंट्स को फाइनल किया जाता है। तो ये इसका मेन परिणाम था, इंपॉर्टेंट आउटकम्स। अब हम तीनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला समझते हैं रियो डिक्लेरेशन क्या चीज था। तो संक्षेप में रियो घोषणा नामक पहले दस्तावेज में 27 सिद्धांत शामिल थे जो भविष्य के सतत विकास में देशों का मार्गदर्शन करने वाले थे। तो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट कॉल्ड रियो डिक्लेरेशन इन शॉर्ट कंटेन 27 प्रिंसिपल। तो इसमें 27 सिद्धांत के बारे में बताया गया था, दैट वेयर सपोज टू गाइड कंट्रीज इन फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आने वाले फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए उसमें 27 प्रिंसिपल गाइड किया गया था, गाइडेंस के रूप में था वो सभी देशों के लिए कि आप इस आधार पे आप अपने देश को डेवलप करिए जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से इसमें क्या था, रियो डिक्लेरेशन इसको बोले। ठीक, सेकंड था एजेंडा 21। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित एक कार्य योजना है, लेकिन यह गैर बाध्यकारी था। इस पॉइंट को याद रखेंगे, गैर बाध्यकारी मतलब सभी के लिए बाइंडिंग नहीं है, कंपलसरी नहीं था। कोई भी देश चाहे इसमें शामिल हो सकता है और कोई भी चाहे तो शामिल नहीं हो सकते। इसको बोलते हैं गैर बाध्यकारी। अगर बाध्यकारी बोलेंगे मतलब वो बाइंडिंग है, मतलब उसको करना ही करना है। तो एजेंडा 21 किससे कनेक्टेड है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित, याद रखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है एक्शन प्लान। ठीक है, एंड बट इट इज नॉन बाइंडिंग, बट ये बाध्यकारी नहीं है। तो इस चीज को भी समझ गए। अब लास्ट हम देखते हैं फॉरेस्ट प्रिंसिपल के बारे में, ये थर्ड है अपना। तो वन सिद्धांतों को औपचारिक रूप से सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास पर वैश्विक सहमति के लिए सिद्धांतों और का गैर कानूनी बाध्यकारी आधिकारिक वक्तव्य कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखा है, यह वानिकी के संरक्षण और सतत विकास के लिए कई सिफारिश करता है और गैर बाध्यकारी, ये भी क्या है, एक बाध्यकारी नहीं है। लेकिन इसमें क्या क्या बोला गया, वनों के प्रबंधन को, संरक्षण को लेकर के, सतत विकास पर वैश्विक सहमति को लेकर के, है ना, गैर कानूनी बाध्यकारी, यही भी इसका मीनिंग भी वही है, गैर बाध्यकारी की बात है। ठीक है, देख लेते हैं। द फॉरेस्ट प्रिंसिपल नॉन लीगली बाइंडिंग, लिखा है ना यहाँ पे, नॉन लीगली बाइंडिंग मतलब बाइंडिंग नहीं था, बाध्यकारी नहीं था। इसमें क्या क्या बात कही गई थी, तो मैनेजमेंट को लेकर के लिखा है ना यहाँ पर, कंजर्वेशन को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, मतलब हमें पर्यावरण को बचाना है, साथ ही साथ वनों के प्रबंधन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें पेड़ों की कटाई, वनों का प्रबंधन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो हमारा पर्यावरण बचेगा ना। तीन प्रिंसिपल्स को यहाँ पर रेक्टिफाई किया गया था, डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया गया था दस्तावेज के फॉर्म में। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि एजेंडा 21 कहाँ से आया है, तो आपको पता होना चाहिए रियो समिट 1992 से। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, है ना, इसलिए बात कर रहे हैं। अगला देखते हैं, यह वानिकों के संरक्षण और सतत विकास हमने देखा, यहाँ पर भी लिखा, इट मेक्स मेनी रिकमेंडेशंस फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट इज ए नॉन बाइंडिंग, ये भी क्या था, गैर बाध्यकारी था। क्लियर, ये 3 पॉइंट हम लोगों ने देखा, जहां इसमें जो रियो समिट 1992 में जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया गया था। अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ संगठन भी बनाए गए थे, कुछ, है ना, कन्वेंशन, देखिए यहाँ पर लिखा है, इसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहला रिजल्ट ऑफ द रियो समिट 1992, वो तो एक परिणाम था, इंपॉर्टेंस आउटकम्स था। अब देखते हैं रिजल्ट क्या क्या था। तो रिजल्ट इसमें एक चीज ये था कि 3 टाइप के कन्वेंशन हुआ था। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी,
इसके बारे में भी समझेंगे, इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में भी है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, क्लियर है ये। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में UNFCCC के बारे में, तो यह यूनाइटेड नेशन, यूएन का फुल फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का कन्वेंशन हुआ था, यह सम्मेलन, कन्वेंशन मतलब सम्मेलन, ठीक है। और उसके बाद है UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ये तीनों पर अलग अलग सम्मेलन हुआ था वहां जब रियो समिट में सभी देशों के द्वारा मिले थे, रियो समिट में ब्राजील में, है ना, रियो डी जेनेरियो जगह पे जब मिले सभी देशों के द्वारा, तो अलग अलग कन्वेंशन हुआ, सम्मेलन हुआ, तीन सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिटेल में हमें समझना है। और मैंने जैसे बता दिया उसका परिणाम तो मैंने बता ही दिया कि परिणाम क्या क्या हुआ, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया गया। अब एक एक करके देखते हैं तीनों को। सबसे पहला है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCBD, इसी को है ना, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं, फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए तो गोल्स ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लक्ष्य क्या क्या थे, क्या क्या इस सम्मेलन को करने के पीछे का लक्ष्य क्या था। तो सबसे पहला था जैविक विविधता का संरक्षण करना, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, जैव विविधता को हमें क्या करना है, संरक्षण करना, ये हमारा पहली प्राथमिकता थी। दूसरा था जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग करना, तो सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, तो ऐसे चीजों को हमें यूज करना है जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को बचाए, है ना, जो हमारी जैव विविधता को सतत उपयोग के लिए आगे पीढ़ी को ट्रांसफर करने के लिए बचाए, इस टाइप के हमें उपयोग करना है। अनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा, तो जो भी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, तो जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज के थ्रू जो भी बेनिफिट्स मिल रहा है उसको क्या करना है, सब में बराबर बांटना है, उचित और न्याय संगत, मतलब ऐसा हमें डेवलपमेंट करना है जो पर्यावरण को भी बचाए, जैव विविधता को भी बचाए। तो ये नॉर्मल इनके गोल्स थे इस सम्मेलन के, इस कन्वेंशन के। अब हम देखते हैं तो जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिसे अनौपचारिक रूप से जैव विविधता कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। अब समझ में आ गया आपको। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन, हमने देखा ऊपर में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCBD का फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पर UN का मतलब है छोटा है ना, UN मतलब यूनाइटेड नेशन, तो लिखना ही लिखना है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हो गया। और CBD का फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको रफली हम क्या बोल देते हैं, बोल रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग, लिखा देखो, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इनफॉर्मली नोन एज ए बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी हम इसको बोल देते हैं। जैव विविधता कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। और 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोली गई एक बहुपक्षीय संधि थी। तो इस सम्मेलन होता है, सम्मेलन होने के बाद सभी देशों से पूछा जाता है कि क्या आप इस बात को मान रहे हैं, आगे अपने देशों में आप जैव विविधता पर ध्यान देंगे, तो साइन करवाया जाता है सबसे, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जो फाइनल होता है उसको क्या करते हैं, साइन करवाते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं। तो जैव विविधता पर जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है, इसको अनौपचारिक रूप से क्या बोल रहे हैं हम लोग, जैव विविधता कन्वेंशन बोल रहे हैं। और 1992 में ही ये भी हुआ ना, वही रियो समिट में ही ये सब डिस्कशन हो रहा है। और फिर इसको क्या बोलते हैं, सभी देशों के लिए रख दिया जाता है डॉक्यूमेंट को कि आप इसमें साइन कर सकते हैं, ठीक है। यह सतत विकास के संबंध में एक प्रमुख दस्तावेज था, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट था। यहाँ पे लिखा है देखियो, इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी, मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय, मतलब बहुत सारे देश ओपन फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो 1992। तो इस चीज को भी याद रखेंगे कि जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जैसे मैं बोलता हूँ, है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको हस्ताक्षर करने के लिए कब ओपन कर दिया, रियो डी जेनेरियो के ही समिट में, रियो समिट में ही 1992 में ही हस्ताक्षर करने के लिए इसको ओपन कर दिया था। और बहुत सारे देशों ने इसमें हस्ताक्षर कर भी दिए थे, मतलब इसको मानने लगे थे। भारत कब करा है इसको भी देखेंगे, भारत ने कब साइन किया इस पे। अगला देखते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। यूनाइटेड नेशन, इसी चीज को मैंने बोला ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है ये, ठीक है, यही इसका लीडर था। 196 देश CBD के एक पक्ष थे। अब देखिए लिखा है 196 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए भारत भी कन्वेंशन का एक पक्ष है, दिखा है, देखिए भारत भी कन्वेंशन के एक पक्ष है, मतलब भारत ने भी इस पे साइन किया हुआ है। इंडिया आल्सो एज अ पार्टी टू द कन्वेंशन, भारत ने भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है इसमें, है ना, इसको बनाने में, इस कन्वेंशन में। भारत ने 1994 में इसका अनुमोदन किया है,
भारत शामिल हुआ था रियो समिट में, है ना, वो भी एक पक्ष था, मतलब एक पार्टी था, वो भी पार्टिसिपेट किया था। बट साइन कब किया भारत ने इसमें? 1994 में, 1994 में इसका अनुमोदन किया। इंडिया रेटिफाइड इन 1994, इस चीज को भी याद रखेंगे। भारत सम्मेलन में शामिल हुआ था 1992 में, लेकिन साइन नहीं किया था। कब किया हो? 1994 में साइन किया, इस चीज को भूलना नहीं। तो कन्वेंस, अब देखो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी 1994 में साइन करता है कि जैव विविधता पर हम भी ध्यान देंगे, हमारे भी देश में भी हम चीजें लागू करेंगे जो जैव विविधता को, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करे, संरक्षण करे, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा 2002 में एक अधिनियम लाया जाता है जिसको बोलते हैं जैविक विविधता अधिनियम 2002, भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है? अब इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैविक विविधता अधिनियम भारत में कब बनाया गया है, कि कौन सा अधिनियम चलता है भारत में? तो क्या है? जैविक विविधता अधिनियम 2002। किसके उसमें बनाया गया है? तो 1994 में जो रियो समिट के थ्रू जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे जो सम्मेलन हुआ था उसमें हस्ताक्षर करता है भारत 1994 में। फिर भारत अपना काम करता है और इसके प्रावधानों को देखिए ना, कन्वेंशन के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए जैविक विविधता अधिनियम 2002 भारत के द्वारा लाया जाता है। देखा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, याद रखना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वाज इनेक्टेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन। ठीक है, अब देखते हैं अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए का गठन करता है। अब देखिए नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, इस चीज को भी समझें, यहाँ पे देखिए लिखा है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का भी भारत 2003 में गठन करता है। क्लियर है? अब इस चीज को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनबीए क्या है? तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी कब गठन हुआ? 2003 में। जैव विविधता अधिनियम, है ना, जैविक विविधता अधिनियम भारत में कब लाया गया? 2002 में। भारत ने कब साइन किया कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी को? तो 1994 में। तो इन सब चीजों से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे। यह सम्मेलन अपने हस्ताक्षरकर्ताओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अब देखिए ये बाध्यकारी है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, यह सम्मेलन क्या अपने आप में जो भी हस्ताक्षर इस पर करेगा उसके लिए बाध्यकारी है कि आप इसको मानना है, आपको, आप अपने देश में कानून बनाइए, उसको फॉलो करिए, है ना, संरक्षण पे ध्यान दीजिए, ये बाध्यकारी है, ये इस चीज को भूलना नहीं है। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाध्यकारी है। पार्टियों का सम्मेलन सीओपी सम्मेलन शासी निकाय है, इसमें से सरकारें शामिल हैं जिन्हें संधि की पुष्टि करते हैं। सीओपी मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यहाँ पे लिखा है देखिए, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज द गवर्निंग बॉडी। तो जितने भी जो पार्टीज शामिल हुए थे, देश शामिल हुए थे, यही क्या गवर्निंग बॉडी है ऑफ द कन्वेंशन। इट कंसिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट हैव रेटिफाइड द ट्रीटी। तो इसमें सभी शामिल है, सभी देशों के शामिल है जिन्होंने इसकी पुष्टि की है, मतलब इसको माना है। अब इसका सचिवालय कहाँ है? देखिए इससे पूछा था, मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में है। कहाँ पर है ये? कनाडा में क्या है? मॉन्ट्रियल में है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका सचिवालय है, इसको भी याद रखेंगे। तो 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 2 ऐतिहासिक बाध्यकारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। तो 1992 में 2 ऐसे हम समझौता या 2 ऐसे हम लोग डॉक्यूमेंट पे साइन किए, मान के चलेंगे, जो बाध्यकारी था। 1992 में 2 बाध्यकारी थे। एक तो पहला क्या था? यही कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। और दूसरा था जलवायु परिवर्तन पर कन्वेंशन, जो हम लिखेंगे UNFCCC। ये दोनों क्या था? बाध्यकारी थे, इस चीज को याद रखेंगे। 1992 में 2 शिखर सम्मेलन, 1992 में जो शिखर सम्मेलन होता है उसमें 2 ऐतिहासिक, क्या लिखेंगे देखिए, इन 1992 अर्थ समिट 2 लैंडमार्क बाइंडिंग एग्रीमेंट, 2 एग्रीमेंट्स होता है जो बाइंडिंग होता है, जो बाध्यकारी होता है। उसमें से एक क्या था? वन ऑफ देम बीइंग UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और अदर वन इज कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वही आएगा UNFCCC। सब चीज को याद भी आपको रखना है डिटेल में। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं आगे। अब हम आता है सेकंड, पहला बाध्यकारी को हम लोगों ने देख लिया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम लोग समझ गए। तो याद रखेंगे, आपके फुल फॉर्म अगर आता है ना, तो UNCBD का अगर फुल फॉर्म आ गया मान लीजिए, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस चीज को याद रखेंगे। बी मतलब बायोडाइवर्सिटी ना लिख दें इसको, बायोडाइवर्सिटी ना लिख दें इसको, क्या लिखेंगे? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस चीज को याद रखना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो, लेकिन नॉर्मली हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं। तो इसलिए यूज हम बायोडाइवर्सिटी जैसे करते हैं, बट फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस चीज को याद रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग आंसर को लिखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ये भी देखिए, ये भी कहाँ किसके परिणाम है? रियो समिट के परिणाम, मतलब वहीं पर भी इसका भी कन्वेंशन हुआ था, इसका भी सम्मेलन, मतलब इस सम्मेलन पे भी सभी लोगों के देशों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था।
मतलब वहीं पे अलग अलग क्या होता है, अलग अलग मीटिंग होता है ना, कहीं पे अगर समिट हो रहा है, कहीं पे बहुत सारे देश के प्रमुख जो मिल रहे हैं तो उनके बीच एक मीटिंग होगा, तो इसमें से एक मीटिंग जैव विविधता पर था, वैसी एक मीटिंग क्लाइमेट चेंज पर है, जलवायु परिवर्तन पर है। ठीक है, तो UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का संक्षिप्त रूप है, हम लोगों ने देख लिया। 21 मार्च 1994 को लागू हुआ। देखिए सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में ही सम्मेलन हुआ था, रियो समिट में, लेकिन लागू कब हुआ, ये 1994 में लागू हुआ। इस चीज को याद रखेंगे। इसने 197 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है ना, और इसमें सभी सदस्यों ने लगभग सदस्यता ली थी। ठीक है, जिन देशों ने सम्मेलन की पुष्टि की है उन्हें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज पार्टियों का सम्मेलन का COP कहा जाता है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के सदस्य किनको कहा जाता है, जिन्होंने UNFCCC में सदस्यता ली है, पुष्टि की है। ठीक है, आगे देखेंगे सब चीज को, है ना। देखो यहाँ पर लिखा भी है, यूनाइटेड नेशन का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू, इन फोर्स में कब आया है, फोर्स में कब, इस चीज को याद रखना है, फोर्स में कब आया है, 21 मार्च 1994 को, है ना। और इट हैज बीन रेटिफाइड, इतने इतने कंट्री के द्वारा रेटिफाइड किया गया। अब देखते हैं, तो यूनाइटेड नेशन CCC जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अनुकूलन और समन प्रयासों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यों को नियंत्रित करने वाली प्राथमिक बहुपक्षीय संधि है। तो मेनली किस पे था, ये ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ना, लगातार टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, तो यही तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को मेन इसका मोटिव क्या था कि ग्रीन हाउस गैसेज जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, उसमें जो गैसेज हैं उनको कम करना है सभी देशों के द्वारा। तो देख लीजिए, वर्ष 92 में अपनाया गया, वही चीज़ है, वर्ष 92 में अपनाया गया, मतलब रियो समिट में बात चली, है ना। 1994 में इसको शामिल कर दिया गया, सेना नहीं है, इसको शामिल कर दिया गया। मुख्यालय क्या है इसका, बॉन, जर्मनी में है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। क्षेत्र क्या था, किस पे बात करता है, जलवायु परिवर्तन पे। क्या भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, हाँ। कब भारत ने किया इसका, 1993 में। अब समझते हैं पूरा। 1992 में, है ना, इस पे बात चली, मीटिंग हुआ, कन्वेंशन हुआ, कहाँ, रियो समिट में। उसके बाद 1993 में, मतलब 1992 में ही, 1993 में भारत ने साइन कर लिया, और जब लागू कब हुआ, देशों पर प्रभावी रूप से लागू कब हुआ, तो 1994 में। इस चीज़ को भी याद रखना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भारत ने कब साइन किया था, 1994 में। तो सब चीज़ों को आप रफली पढ़ेंगे तो याद रखना है कि UNFCCC ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है, इन सब चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर सब लिखा भी हो इसी को, है ना। और कार्ड एज ए UNFCCC एज ए प्राइमरी मल्टीलेटरल ट्रीटेड गवर्निंग एक्शन टू कम्बाट क्लाइमेट चेंज। और कब कब एडॉप्टेड है, इंटर इनटू फोर्स 1994 में। हेडक्वार्टर्स क्या है, बॉन इन जर्मनी में है। ये सब चीज़ों को देख सकते हैं, भारत ने कब साइन किया है। अब हम थर्ड देखते हैं, 3 हम लोगों ने देखा था, उसमें से थर्ड है ये, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन। तो UNCCD ये है, UNCCD ना, UNCCD का मतलब संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने की बात करता है इसमें, है ना। डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण। तो UNCCD एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी पर्यावरण सम्मेलन है जो विकास और पर्यावरण को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ता है। तो भूमि से लेकर के लैंड को लेकर के ना एक ही हमारे पास हुआ है, क्या है ये, यूनाइटेड नेशन इज ए सोल लीगली बाइंडिंग इन्वायरमेंट कन्वेंशन दैट लिंक्स डेवलप्ड एंड इन्वायरमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। तो लैंड मैनेजमेंट को लेकर के सिर्फ एक ही कानून है बोल रहा है जो डेजर्टिफिकेशन की बात करता है। तो UNCCD विशेष रूप से शुष्क, मतलब आपका शुष्क मीनिंग क्या हो रहा है, देखिए शुष्क मतलब होता है एराइड, अर्ध शुष्क, शुष्क उपाद्र मतलब सेमी एराइड, ड्राई, सब ह्यूमिड को संबोधित करता है, जिन्हें शुष्क भूमि कहा जाता है, जिनको ड्राई लैंड्स कहते हैं। क्लियर है, इसकी बात करता है जहाँ कुछ सबसे कमजोर परिस्थितियां, तंत्र और लोग पाए जाए, जहाँ पर बहुत कमजोर पारिस्थितिक लिखा ना, वेयर सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल इकोसिस्टम्स एंड पीपुल्स आर फाउंड। तो अब देख सकते हैं इसको भी। अब देखो ये भी डिस्कशन, ये सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में डिस्कशन हुआ था, लेकिन हस्ताक्षर के लिए कब ओपन किया गया, 1994 में। अब समझिए इसको, इस चीज़ों को, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सम्मेलन में बातें हुई थी, बट इसको उस टाइम साइन करने के लिए ओपन नहीं किया गया था। जो UNFCCC है और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो हम लोगों ने ऊपर में 2 देखा, उनको साइन करने के उसी टाइम ओपन कर दिए। भारत अलग अलग टाइम पे साइन किया है, भारत 1-2 साल बाद साइन किया ना, बट इसमें क्या है, इसको साइन करने के लिए ओपन नहीं किया गया था। इसमें डिस्कशन हुआ था, डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। 1994 में सभी देशों के लिए ओपन किया गया कि आप इसमें आके हस्ताक्षर कर सकते हैं, मतलब इसमें शामिल हो सकते हैं। लागू कब से हुआ, 1996 में जाकर के फिर ये लागू होता है। कारण क्या था इसके, क्या था, मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करना। भारत ने कब साइन किया है, 1996 में, सब लिखा है यहाँ पर।
तो भारत ने यूएनसीसीडी का अनुमोदन कर दिया। हाँ, कब? 1996 में। इन चीज़ों को याद रखें। नोडल एजेंसी कौन है भारत का? तो पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर देखिए ओपन कब हुआ सिग्नेचर के? 1994 में। कब से फोर्स में आएगा, प्रभावी कब हो गए कानून? 1996 में। टारगेट क्या था? जो डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण और इन सब चीज़ों को, सूखे को निपटना है ना। 1996 में भारत ने साइन किया है और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इसको देखता है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर होना चाहिए तीनों को आप, कि भारत साइन कब किया है, लागू कब हुआ, हस्ताक्षर करने के लिए कब ओपन किया गया और कब से प्रभावी हुआ। ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है, अगर क्वेश्चन आए तो आराम से बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब मुख्यालय कहाँ कहाँ, इस सब चीज़ों को भी अब देख लेंगे। अब हम चलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये हमारा लास्ट टॉपिक, क्योटो प्रोटोकॉल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो क्योटो प्रोटोकॉल है क्या चीज़, पहले समझते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है। मैं बता दूं, प्रोटोकॉल मतलब होता है बाध्यकारी होता है। अगर प्रोटोकॉल है वो, जहाँ पर भी प्रोटोकॉल लिखा है मतलब आपको बाध्यकारी है, मतलब बाइंडिंग है ना। आप उसमें आपको उस चीज़ें फॉलो करना है। अगर वो देश कहीं उस प्रोटोकॉल को साइन करता है, मतलब अपने देश में उसके लिए कानून बनाएगा, उसको ध्यान देगा, इसको बोलते हैं बाध्यकारी। इसलिए प्रोटोकॉल रहेगा तो बाध्यकारी रहेगा। अगर सम्मेलन रहता है, कन्वेंशन रहता है, तो बाध्यकारी भी रह सकता है और नॉन बाध्यकारी भी रह सकता है, गैर बाध्यकारी भी रह सकता है। इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। तो लिखा है इट इज़ ए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के लिए, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है, इसे 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अपनाया गया था। क्लियर है, डेट पता चल गया आपको, 11 दिसंबर 1997 में। लागू कब से हुआ? 2005 में लागू है, समझिए इसको। 1997 में अपना लिया गया था, मीटिंग हो गई थी, लोग हस्ताक्षर करना स्टार्ट कर दिए थे देशों के द्वारा, लेकिन लागू कब से किया गया? 2005 से। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्लियर है ये? नीचे देख सकते हैं कौन कौन से गैस की बात करता है इसमें। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 6 ग्रीन हाउस गैसों पर लागू होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है आपका CO2, मीथेन है मतलब CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है मतलब N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मतलब HCFCs है ना, परफ्लोरोकार्बन PFCs एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। इन 6 गैसेस को यहाँ पर बात किया गया था। अब बाद में इसमें संशोधन होता है और एक गैस और NF3, याद रखेंगे, NF3 को इसमें ऐड कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल 6 था स्टार्टिंग में, बाद में इसमें ऐड कर दिया गया किसको? NF3 को। तो इन 6 गैसों के उत्सर्जन पर प्रभावी कानून बनाने के लिए कहता है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर नीचे में भी, इट इज़ ए इंटरनेशनल, फोर्स में कब आया? 2005 में। लागू कब हुआ था? 1997 में, है ना। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाइज 6 ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स, ठीक है। अब देखते हैं, यह 1992 UNFCCC का हिस्सा है। अब देखिए 1992 में हम लोगों ने देखा था UNFCCC क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसका विस्तार ही है, क्योंकि इस UNFCCC में क्या बात हुआ था? ग्रीन हाउस गैसों को लेकर के बात हुआ था ना, मैं बताया था ऊपर में भी, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, यही बात हुआ था। इसी का विस्तारित हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। क्या हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल, इसी का विस्तार हुआ। इसी को बोलते हैं, मैं पहले ही बता था, इस जो UNFCCC में जो देश साइन करेगा उसको हम क्या बोलते थे? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। मैं पहले बोला था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP बोला जाता था। तो इसी COP का विस्तार था कि अलग अलग COP जो होता है हर साल बैठते हैं, COP1, COP2, COP3 करके हर साल जो बैठता है उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2 करके नाम दिया जाता है। तो उसी का विस्तार था ये भी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ही सम्मेलन था, जो कि 1997 में कहाँ हुआ था? 1997 में हुआ था ये क्योटो में। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, कहाँ हुआ था? क्योटो में हुआ था। अब देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, समझते हैं इसको। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित देशों के सामाजिक आर्थिक विकास, प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर आधारित है। इसको सिंपल समझते हैं। तो क्या होता है क्योटो प्रोटोकॉल में? ये डिसाइड होता है कि जो भी देश डेवलप्ड देश है, जो विकसित देशों के द्वारा उत्सर्जन ज़्यादा किया जा रहा है ना, जो विकासशील देश है, जो अभी विकसित नहीं है, जो उनके द्वारा तो उत्सर्जन कम किया जा रहा है। तो ये बोलता है कि जो विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो पिछड़े हुए देशों के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए कि किनके द्वारा कितने कितने चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो विकसित देश है, जैसे कि बोला मैंने, जो डेवलप्ड कंट्री, उनके द्वारा उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, तो उनको ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको कम करिए। तो उसके जो कानून है, जो भी चार्जेस है, वो अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से इस पर डिसाइड होता है
आपका क्योटो प्रोटोकॉल में प्रदूषणकर्ता भुगतान लिखा है ना, इन सब चीज़ों को समझिए। लिखा भी है यहाँ पर देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिखा है डिफरेंशिएटेड, अलग अलग जिम्मेदारियां बनती है, कीपिंग इन माइंड द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंसर्न्ड कंट्रीज एंड पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। क्लियर हो गया, मैं बता दिया, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है आपको। सामाजिक आर्थिक जो विकास है, जो प्रदूषण करता जो देश है ना क्योटो प्रोटोकॉल में, तो जिनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, अलग अलग देशों की, जो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जो विकसित देश है, जो विकासशील देश है, उनके अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया गया था। तो सबके लिए समान कानून नहीं था, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग कानून था, इसीलिए इसमें टाइम लगा। ये कब का आ चुका था, है ना, 1997 में ये बन चुका था, 11 दिसंबर 1997 को ये आ गया था कानून, लेकिन 2005 में हो गया लागू। लागू कब हुआ, 2005 में। रीज़न यही है कि सभी देशों के साथ डिस्कशन करके, सभी देशों के साथ सम्मेलन कर करके इसको डिसाइड किया गया, क्योंकि अलग अलग देशों का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें देखने को मिलता है। यह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल में से एक है ना। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, और केवल यूएनएफसीसी के सदस्य क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार बन सकते हैं। देखिए, जो यूएनएफसीसीसी में जो साइन किया होगा ना, वही इसका भी हस्ताक्षर करेगी, इसका भी सदस्य होगा। इसीलिए मैंने बोला कि यूएनएफसीसी का ये एक विस्तार है। ठीक है, क्लियर, आप देख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ लिखा नहीं, यूएनएफसीसी 1992 में जो हुआ था उसका ही एक्सटेंशन है ये। और लिखा है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल से ये, इट इज़ लीगली बाइंडिंग है, एंड ओनली मेंबर्स ऑफ यूएनएफसीसी कैन बिकेम पार्टीज ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। क्लियर, अब देख लेते हैं दो चीज़ और, इंडिया एट द क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर के इंडिया का क्या व्यू है ना। तो भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं से छूट दी गई है। तो भारत को लीगली बाइंडिंग नहीं है भारत के लिए, है ना, कमिटमेंट्स ऑन ग्रीन हाउस गैसेज। तो भारत इसमें क्या है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। उसके बाद है, भारत ने जलवायु कार्यवाही के लिए जिम्मेदारी के बोझ के संबंध में विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर पर जोर दिया। भारत ने ध्यान दिया था कि भाई जिम्मेदारी अलग अलग मिलनी चाहिए सबको। जो विकसित देश है उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा उत्सर्जन किया है कार्बन डाइऑक्साइड का कि अदर ग्रीन हाउस गैसेज का। जो विकसित नहीं उनको कम होना चाहिए, भारत ने ही जोर दिया था। तो भारत का यह हो गया क्योटो प्रोटोकॉल में भारत का। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि भारत ने, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कब लागू हुआ और कब कब इसकी सब चीज़ों हम लोगों ने देखा क्योटो प्रोटोकॉल को। ठीक, अब हम चलते हैं अपना, किस में चलेंगे, अब हम जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे देखते हैं। ठीक है, तो रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो सतत विकास से। हम लोगों ने देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित था ये। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वेयर इंक्लूडेड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में कौन कौन से गैसेज को इंक्लूड किया गया है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन, और ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है, ए बी डी। द क्योटो प्रोटोकॉल वाज इंटर्ड इनटू फोर्स इन द ईयर। तो क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ, लागू कब हुआ था वो, है ना, 2005 में, याद रखेंगे। द क्योटो प्रोटोकॉल वाज इंटर्ड इनटू फोर्स, फोर्स मतलब होता है किस वर्ष से वो प्रभावी हुआ, तो क्या है 2005 में। ठीक है, अगर हिंदी में देखेंगे तो लागू हुआ तो 1997 हो जाएगा, बट 2005 है इसका आंसर। ठीक है, इंटर्ड इनटू फोर्स। क्लियर, कब से प्रभावी हुआ पूछा है। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाला प्रोटोकॉल कौन है वो, क्योटो प्रोटोकॉल है। ये हम लोगों ने देखा है अभी, है ना। ठीक है, किसको, ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस को रोकने के लिए। जैव विविधता पर कन्वेंशन को हस्ताक्षर के लिए कब खोला गया, कब खोला गया था जैव विविधता को हस्ताक्षर के लिए, कब खोला गया था, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही ओपन कर दिया गया था ना। जैव विविधता पर जो कन्वेंशन है CBD को कब खोल दिया गया था हस्ताक्षर के लिए, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही, इसको रियो समिट में ही ओपन कर दिया गया था। इस चीज को भी याद रखेंगे। अब लास्ट है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है ना। इट केम इनटू फोर्स 29 दिसंबर 1993। उसके बाद इंडिया इज वन ऑफ द पार्टीज टू द गवर्नमेंट, इसको यह 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ। देखिए हस्ताक्षर कब हो गया था, इस चीज को भी याद पता है, हस्ताक्षर हो गया था 1992 से ओपन कर दिया था रियो समिट में। हम लोगों ने देखा ना, रियो समिट में हस्ताक्षर के लिए ओपन कर दिया। लागू कब हुआ था, 1993 में मैंने बोला था, तो वही 29 दिसंबर 1993 में सही स्टेटमेंट है। भारत इसमें साइन किया है, भारत इस सम्मेलन में शामिल पक्षों में से एक थे, भी सही है। 1996 में कन्वेंशन पर भारत ने साइन किया, गलत, 1994 में भारत ने साइन किया है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 जून को मनाया जाता है, ये भी गलत है, 23 मई को मनाया जाता है। तो दो स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर 1 एंड 2, आंसर ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा डेट को भी और देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हम जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कशन किए हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और इसको समझना भी था।
इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में चल। तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, है ना। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।